कैसे एक रैपर ने भड़का दिया जंजीस का गुस्सा। सबसे दर्दनाक घटना तब हुई जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर झालनाथ खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार को उनके घर में जिंदा जला दिया गया। लपटों में घिरी उनकी मौत ने पूरे देश को सन्न कर दिया। फिर तारीख आई 8 सितंबर 2025 जब काठमांडू की सड़कों पर 12,000 से भी ज्यादा युवा विरोध पर उतर आए। जब प्रोटेस्टर्स ने हिल्टन होटल और वर्ल्डवास होटल को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, कांतिपुर मीडिया ग्रुप के दफ्तर और उनके सर्वर जला दिए गए, जिससे उनका डिजिटल वर्जन बंद हो गया। हालात इतने बिगड़े कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर धुएं के बादल होने की वजह से एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। नेपाल पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 13,500 से ज्यादा कैदी जेलों से भाग निकले। कैसे एक रैपर ने भड़का दिया जंजीस का गुस्सा। 4 सितंबर 2025 की रात नेपाल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सरकार ने अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, लिंक्डइन जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। उनसे जवाब मांगने पर सफाई मिली कि ये प्लेटफॉर्म्स फर्जी खबरें फैलाने के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन नेपाल के युवाओं के लिए फैसला सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं, बल्कि उनकी आवाज को दबाने के लिए एक सोची समझी साजिश थी। वही जंजीस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते थे, उन्हें अचानक खामोश कर दिया गया, जिसकी वजह से उनका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि देखते ही देखते हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। और ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन से आगे बढ़ते हुए करप्शन, इनइक्वालिटी और सत्ता से जुड़े नेपो किड्स की आलीशान जिंदगी के खिलाफ युद्ध का मैदान बन गया। दरअसल नेपाल में सोशल मीडिया बैन तो केवल एक चिंगारी थी, असली गुस्सा तो उन हालातों से निकला जो देश को सालों से जकड़े हुए था। कहानी शुरू होती है साल 2008 में मोनार्की सिस्टम के अंत से, जहां राजशाही तो खत्म हुई, नेपाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी बन गया, लेकिन उसके बावजूद हालात में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। चलिए पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 के इंडेक्स पर नजर डालते हैं। यहां नेपाल 180 देशों की लिस्ट में 107वें स्थान पर रहा, यानी कि इस देश की कुल आमदनी का लगभग 30% भ्रष्टाचार में डूब जाता है। वहीं बेरोजगारी का एवरेज 11%, जबकि 15 से 24 साल के युवाओं में ये 20% से भी ज्यादा है। अब इतना सब हो रहा है, देश डूब रहा है, और इन सबके बीच नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, महंगे ब्रांड्स और गाड़ियों का दिखावा करते हैं, जबकि आम जनता रोज की जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रही है। अब ऐसे में नेपाल के नौजवान भड़केंगे नहीं तो और क्या होगा। साल 2025 में भ्रष्टाचार के कई मामले भी सामने आए, जिन्होंने आम जनता को झकझोर के रख दिया। जैसे कि मई में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इमिग्रेशन ऑफिस में छापेमारी हुई, जहां जॉइंट सेक्रेटरी तीर्थराज भट्टाराय को वीजा घोटाले और तस्करी के आरोप में अरेस्ट किया गया। जून में 18 सरकारी अधिकारियों पर नेपाल टेलीकॉम बिल्डिंग सिस्टम के कॉन्ट्रैक्ट में 34 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मामला दर्ज हुआ। जुलाई में कोसी प्रदेश के मंत्री राम बहादुर मगर का एक ऑडियो भी लीक हुआ, जिसमें नौकरी दिलाने के बदले 78 लाख रुपए की रिश्वत मांगते दिखे, जिसके चलते दबाव में आकर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मधु कुमार नेपाल से 92 लोगों पर 15 साल पुराने 19 करोड़ रुपए के लैंड ट्रांसफर घोटाले में कार्रवाई हुई। सबसे बड़ा मामला पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ा, जिसमें चीन से लिए गए कर्ज से बने प्रोजेक्ट में तकरीबन 14 अरब रुपए के घोटाले के आरोप लगे। इन्हीं घोटालों के बीच नेपाल में भड़के हालिया विरोध प्रोटेस्ट को और आग देने में काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह यानी बालेन की अहम भूमिका मानी जा रही है। दरअसल जंजीस पहले से ही सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार को लेकर गुस्से में था, लेकिन बालेन शाह की ईमानदार छवि और उनके फेसबुक पोस्ट ने इस गुस्से को आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने भले ही सीधे रैलियों में हिस्सा ना लिया हो, मगर खुलकर युवाओं का समर्थन किया और राजनीतिक दलों को चेतावनी दी कि आंदोलन का स्वार्थ के लिए मिसयूज ना करें। नतीजा ये हुआ कि युवाओं को लगा कि उनके पीछे एक सच्चा नेता खड़ा है, और यही भरोसा सड़कों पर 12,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर को खींच लाया। इन घटनाओं के बीच सबसे बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की रही, जिसने युवाओं की दबती हुई आवाज को फिर से सामने लेकर आया, जिसका असर #नेपो किड्स, #पॉलिटिशियन नेपो बेबी और #नेपो बेबी जैसे हैशटैग्स में साफ दिखाई दिया। युवाओं ने नेताओं के बच्चों की महंगी और ऐशो आराम वाली जिंदगी को बेबाक तरीके से एक्सपोज किया। एक पोस्ट में दिखाया गया कि किसी नेता का बेटा लुई विटॉन और कार्टियर के डब्बों से क्रिसमस ट्री बना रहा है।
दूसरे वीडियो में किस जज का बेटा मर्सिडीज कार के पास पोस्ट देता है और महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाता नजर आता है। इन पोस्ट ने सवाल उठाया कि आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है, और जवाब मिला करप्शन से। इन घटनाओं के बीच सोशल मीडिया ने आम जनता और युवाओं को एक ऐसा मंच दिया जहां वो सीधे सवाल उठा सकते थे और सिस्टम की अनदेखी को एक्सपोज कर सकते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स केवल एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं बल्कि करप्शन और इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ाई का एक ताकतवर हथियार भी बन गए। और इस हथियार की खूबसूरती ये थी कि ये नेताओं के आलीशान जीवन और आम लोगों के संघर्ष के बीच का कंट्राडिक्शन अब हर किसी की नजर में था। और यही वजह थी कि इस आंदोलन ने सोशल मीडिया के थ्रू एक ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया। इस नाराजगी की आग और भड़क गई जब 6 सितंबर 2025 को कोसी प्रोविंस के मंत्री राम बहादुर मगर की सरकारी जीप ने ललितपुर के हरसिद्धि सेकेंडरी स्कूल के बाहर 11 साल की बच्ची उषा मगर सुनवार को टक्कर मार दी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि बच्ची कैसे सड़क किनारे उछली, लेकिन गाड़ी बिना रुके वहां से चली गई। उषा गंभीर रूप से घायल हुई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो बच गई। और हैरानी की बात तो यह थी कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसे नॉर्मल एक्सीडेंट कहकर हल्के में लिया और केवल मेडिकल खर्च उठाने का वादा किया। बस उनके इतना बोलने की देरी थी और इस बयान ने युवाओं के गुस्से को और बढ़ा दिया। पोखरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर योगराज लमिछाने ने कहा, अगर मंत्री की गाड़ी किसी बच्ची को टक्कर मारकर निकल जाए और प्रधानमंत्री से नॉर्मल एक्सीडेंट कहे तो यह साफ संदेश है कि सरकार आम लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं मानती। इस घटना और प्रधानमंत्री के बयान ने वही काम किया जो जलती हुई आग में घी करती है। अब आते हैं वापस मुद्दे पर, यानी 4 सितंबर 2025 जब नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का आदेश जारी किया। दरअसल वजह यह थी कि प्लेटफॉर्म्स नेपाल की साल 2023 में लागू सोशल मीडिया यूजेज रेगुलेशन गाइडलाइंस 2080 का पालन नहीं कर रहे थे। सरकार का मानना था कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्लेटफॉर्म्स के जरिए फेक न्यूज फैल सकती है, साइबर अपराध बढ़ सकते हैं और नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। इसके तहत सभी प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में लोकल ऑफिस खोलना और रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी था। 28 अगस्त को 7 दिनों की डेडलाइन दी गई थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई। मेटा, गूगल और एक्स ने इस डेडलाइन तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इसलिए नेपाल टेलीकॉम अथॉरिटी ने 4 सितंबर की रात 12 बजे से इन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया। वहीं टिकटॉक और वाइबर ने समय रहते रजिस्ट्रेशन करा लिया, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म खुले रह गए। इस फैसले ने युवाओं को बड़ा झटका दिया, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उनके लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं थे बल्कि अपनी आवाज उठाने और सरकार के खिलाफ विरोध दिखाने का मेजर मीडिया बन चुके थे। इस फैसले का सबसे गहरा असर युवाओं पर ही पड़ा। नेपाल में लगभग 1.5 करोड़ लोग इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए इनकी अहमियत कई ज्यादा थी। ये केवल एंटरटेनमेंट के साधन नहीं बल्कि अपनी बात रखने, जानकारी फैलाने और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का सबसे बड़ा मंच बन चुके थे। बैन लगते उनके राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर सीधी चोट पहुंची और डिजिटल इकोनॉमी भी अफेक्ट हुई, खासकर इसलिए क्योंकि फेसबुक ने हाल ही में नेपाल में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन की सुविधा शुरू की थी, जिससे कई युवाओं को आर्थिक सहारा मिलने लगा था। लेकिन बैन ने न सिर्फ उनकी आवाज दबा दी बल्कि उनकी आमदनी का रास्ता ही बंद कर दिया। वहीं त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की 20 वर्षीय छात्रा मीरा थापा ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि उषा की घटना ने साफ कर दिया कि सरकार को हमारी जरा भी नहीं परवाह है। हम पहले से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता की मार झेल रहे थे और अब ये बैन हमारी परेशानियों पर आखिरी चोट बनकर आया है। फिर तारीख आई 8 सितंबर 2025 जब काठमांडू की सड़कों पर 12,000 से भी ज्यादा युवा विरोध पर उतर आए। शुरुआत तो ये सिर्फ सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ हुई थी, लेकिन जल्दी ही यह गुस्सा भ्रष्टाचार, इनइक्वालिटी और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ फट पड़ा। प्रोटेस्ट ने देखते ही देखते महाआंदोलन का रूप ले लिया। इस महाआंदोलन में प्रोटेस्टर्स का पहला निशाना बना पार्लियामेंट हाउस, जहां अंदर घुसते ही उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी, जिसके जवाब में पुलिस ने रबर बुलेट्स, टीयर गैस और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया। कई रिपोर्ट्स में यह तक कहा गया कि सुरक्षा बलों ने लाइव गोलियां भी चलाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस दिन 19 से 20 लोग मारे गए और 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस घटना पर इंटरनेशनल रिस्पांस भी तुरंत आया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लाइव एम्यूनिशन के इस्तेमाल की निंदा करते हुए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग की। वहीं यूनाइटेड नेशन ने इसे ह्यूमन राइट्स का गंभीर उल्लंघन बताते हुए नेपाल सरकार से संयम बरतने की अपील की। 9 सितंबर 2025 आते आते तो हालात और भी खराब हो गए, क्योंकि अब बारी थी पलटवार की। अब इस समय तक प्रोटेस्टर्स का गुस्सा इतना ज्यादा भड़क चुका था कि संसद, सुप्रीम कोर्ट और कई सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। सबसे दर्दनाक घटना तब हुई जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर झालनाथ खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार को उनके घर में जिंदा जला दिया गया। लपटों में घिरी उनकी मौत ने पूरे देश को सन्न कर दिया। भीड़ यही नहीं रुकी, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के घर पर भी हमला हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल,
संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर भी इस हिंसा का निशाना बने। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा का घर और सीपीएन यूएमएल का ललितपुर कार्यालय भी आग और तोड़फोड़ की चपेट में आ गए। इसके अलावा गुस्साई भीड़ ने वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री विष्णु पौडेल पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। यहां तक कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के घर तक इस बर्बरता की आग पहुंच गई। ये वो पल था जब नेपाल की राजनीति का चेहरा खून, आग और चीखों से भर गया था। अब ये सिर्फ एक विरोध नहीं रहा बल्कि पूरे सिस्टम पर हमला बन गया था। इसी बीच 9 सितंबर को नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा लिया, लेकिन तब तक आंदोलन विनाश का रूप ले चुका था। अब प्रोटेस्टर्स सिर्फ बैन के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर थे। वो नारे लगा रहे थे, केपी चोर, देश छोड़ और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करो। उस दिन गृह मंत्री रमेश लेखक ने हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कर इस्तीफा दे दिया। शाम तक केपी शर्मा ओली और उनके कैबिनेट के कई मंत्री भी इस्तीफा देकर हट गए और साथ ही राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी पद छोड़ दिया। जिसके बाद नेपाल सेना ने रात 10 बजे से पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया और सिक्योरिटी ऑपरेशंस अपने हाथ में ले लिए। अब जब आर्मी ने नेपाल पे टेक ओवर कर लिया था तो उम्मीद यही थी कि हालात काबू में आ जाएंगे, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 10 सितंबर 2025 को हालात और बिगड़ गए जब प्रोटेस्टर्स ने हिल्टन होटल और बर्नबास होटल को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, कांतिपुर मीडिया ग्रुप के दफ्तर और उनके सर्वर जला दिए गए, जिससे उनका डिजिटल वर्जन बंद हो गया। हालात इतने बिगड़े कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर धुएं के बादल होने की वजह से एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। नेपाल पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 13,500 से ज्यादा कैदी जेलों से भाग निकले। भारत नेपाल सीमा पर 67 कैदियों को पकड़ा गया, लेकिन बाकी अब भी फरार है। 10 सितंबर तक मरे हुए लोगों की संख्या तकरीबन 25 तक पहुंच चुकी थी और 633 लोग घायल थे। अब ये साफ दिखा रहा था कि आर्मी की मौजूदगी भी हालात पर काबू नहीं पा रही थी। यहीं से आंदोलन का साइकोलॉजिकल पहलू भी सामने आया। भोपाल के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने कहा, सोशल मीडिया युवाओं के दिमाग पर ड्रग जैसा असर करता है। लाइक्स और फॉलोअर्स से डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे खुशी मिलती है। बैन के बाद युवाओं में विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिले, ठीक वैसे ही जैसे नशा छुड़ाने पर होता है। यानी ये आंदोलन सिर्फ राजनीति या अर्थव्यवस्था का नहीं था, बल्कि एक पीढ़ी के दिमाग और दिल दोनों की लड़ाई बन गया था। लेकिन जो चीज इस आंदोलन को और गहराई देती है वो एक भविष्यवाणी। जी हाँ, सालों पहले एक साधु ने कहा था, शून्य विश्व की शस्त्र क्रांति की शुरुआत नेपाल से होगी। नेपाल भव्य रूप धारण करेगा और भारत इससे शिक्षा लेगा। उस समय ये एक रहस्यमयी बात लगी थी, लेकिन आज हालात देखकर कई लोग कह रहे हैं कि ये वही भविष्यवाणी है जो आज सच हो रही है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी, वर्तमान राष्ट्रपति जी भी कान खोलकर सुन लें, विश्व के सप्त क्रांति की उद्भावना नेपाल से होगी। नेपाल भव्य रूप धारण करेगा, भारत इससे शिक्षा लेगा। हर हर। सड़कों पर निकले युवा भी यही संदेश दे रहे थे। पोस्टर्स और नारों में बार बार यही सुनाई दिया, हमें नेपाल में भी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जैसी लीडरशिप चाहिए। काठमांडू की मोटरसाइकिल रैलियों में योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लहराना इस बात का सबूत था कि युवाओं की सोच अब सीमाओं से बाहर जा चुकी है। उनके लिए ताकतवर, निर्णायक और भ्रष्टाचार विरोधी लीडरशिप ही एकमात्र रास्ता है। अब जब केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता। नेपाल भी कई देशों ने जान लेते। इस बीच भारत में भी इस आंदोलन पर नजर रखी जा रही थी। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर गौरव आर्य ने अपने शो में कहा, नेपाल हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। नेपाल को प्लेग्राउंड न चीन को बनाना चाहिए, न ही अमेरिका को। ये सॉवरन टेरिटरी है और भारत की जिम्मेदारी है कि नेपाल की फ्रीडम और स्थिरता के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। उनका कहना था कि भारतीय सेना और नेपाली सेना का रिश्ता इतना गहरा है कि दोनों देशों की आर्मी चीफ्स एक दूसरे के ऑनरी चीफ्स होते हैं। जितना हमारा हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का नेपाल पे अधिकार है, उतना ही नेपालियों का हम पर अधिकार है। आपको एक बात पता है? द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी is the honorary chief of army staff of the Nepalese army, and the chief of army staff of the Nepalese army is the honorary chief of army staff of the Indian army. यानी जो आग नेपाल की गलियों में लगी है उसकी लपटें भारत तक भी आ सकती है। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत भी अगला नेपाल बन सकता है, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। भारत और नेपाल की परिस्थितियों में काफी अंतर है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत और स्थिर है, जबकि नेपाल का इतिहास राजनीतिक अस्थिरता से भरा है। भारत एक बड़ी और मजबूत इकोनॉमी है, वही नेपाल की इकोनॉमी काफी हद तक भारत पर डिपेंड करती है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और चीन का बढ़ता प्रभाव नेपाल में हालिया विरोध का कारण बने, लेकिन भारत की आंतरिक स्थिति और भू राजनीतिक परिदृश्यता इससे बिल्कुल अलग है।
ये आंदोलन अब सिर्फ सोशल मीडिया बैन की कहानी नहीं, बल्कि उस जनरेशन का गुस्सा है जो भ्रष्टाचार, इनइक्वालिटी और नेताओं की बेरुखी से तंग आ चुकी है। और इसका सीधा असर पड़ा नेपाल की इकोनॉमी पर, बॉर्डर पर व्यापार ठप, होटल टूरिज्म बर्बाद और लोग मजबूर होकर महंगे इंटरनेशनल कॉल करने लगे। इतिहास गवाह है, चाहे अरब स्प्रिंग हो या श्रीलंका का संकट, सोशल मीडिया हमेशा क्रांति का एक जरिया रहा है। लेकिन नेपाल पहला देश बना जब बैंक के खिलाफ ही क्रांति भड़की। आज भले ही नेपाल सेना के कंट्रोल में है, लेकिन असली सवाल अभी वही है, क्या ये जंजीस की बगावत सिर्फ एक अस्थायी विस्फोट है या ये सच में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव रख रही है? आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको कोई भी सेशन जिससे मैं अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकता हूं, देन प्लीज फील फ्री टू राइट अ कमेंट ऑन दैट टू। टिल देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुलाकात होगी आपसे अगले एक और मुद्दे पे। तब तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुश रहें और अपना खास ख्याल रखें।